हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अब बहुत दिनों के बाद कुछ बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने कुछ प्लान बनाया है कि कुछ इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव पॉइंट टॉपिक्स का वीडियो लॉन्च किया जाए अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है कि ये सेलेक्टिव टॉपिक्स जो हमने अब नए लेक्चर्स इनके बनाने हैं वो आपको बहुत पसंद आएंगे और सबसे बड़ी बात आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होंगे नीट 2020 और या नीट 2021 में भी, क्योंकि बहुत कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत बच्चों के वो गलत होते हैं। पूरे साल पढ़ते रहते हैं लेकिन उन टॉपिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पर क्वेश्चन आता है वो उनका क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैंने लगभग 20 से 25 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक्स मेरे ज़रूर YouTube चैनल पर देखने चाहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि जिससे कि आपको हर एक लेक्चर आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, मैं समझता हूँ कि अब आपको ये बेनिफिट मिलने जा रहा है और उसका आप लाभ उठाएंगे। चलिएगा, ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने लेक्चर्स को, अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है सेल साइकिल। सेल साइकिल यानी सेल रिप्रोडक्शन। उसमें से दो क्वेश्चन हर हालत में आते हैं। पहले सेल साइकिल का फर्स्ट स्टेज इंटरफेज से क्वेश्चन आता है, दूसरा एम फेज से आता है। पर्टिकुलरली वो आता है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट से। समझे? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट से क्वेश्चन आता है हर हालत में, या तो यहाँ से आएगा या तो कहाँ से आएगा, इंटरफेज स्टेज से। चलिएगा, सबको डिस्क्राइब करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक सेल साइकिल, और सेल साइकिल में भी हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेज स्टेज। ओके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सेल साइकिल। सेल साइकिल मीन्स सेल रिप्रोडक्शन। सेल रिप्रोडक्शन, सेल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। अल्टीमेटली विर्को ने सेल थ्योरी में कहा था कि ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। किसने कहा था? ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने कहा था? विर्को ने कहा था। इसका मीनिंग क्या है? ए न्यू सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि कोई बॉडी में कोई नई सेल आती है, वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही, पहले से उपस्थित सेल से ही प्रोड्यूस होती है। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो सेल उपस्थित है उसी में ही डिवीजन होता है और न्यू सेल्स बन जाती हैं। ये विर्को ने कहा था सेल थ्योरी में, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी में कहा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल डिवाइड होती है, डॉटर सेल बनती है, यानी कि यंग सेल बनती है, यंग सेल डेवलप होती है। अब ये सेल फिर से डिवाइड होती है, तो अगर इस सेल को फिर से डिवाइड होना है तो पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, सेल ऑर्गेनेल सिंथेसिस होंगे, सेल का साइज ग्रो करेगा और फिर ये सेल डिवाइड होगी डॉटर सेल्स में। इस कंप्लीट इवेंट को कहते हैं सेल साइकिल। क्या कहते हैं? सेल साइकिल। तो सेल साइकिल कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। First step in which the cell undergo to preparation for actual cell division is called interphase stage. Interphase stage. While actual cell division is called M phase. Clear? आपको समझ में आ गया होगा। तो सेल साइकिल के 2 स्टेप्स होंगे, इंटरफेज स्टेज और एम फेज स्टेज। इंटरफेज स्टेज क्या है? प्रिपरेटरी फेज है, जिसमें सेल डिवीजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होती है। जैसे कि आपको कोई काम करना है तो पहले उसकी प्रिपरेशन करते हो। जैसे आप नीट की तैयारी करेंगे तो नीट की तैयारी मीन्स डॉक्टर बनेंगे, आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है तो पहले तैयारी करोगे, तैयारी पूरे साल करोगे, लेकिन जो नीट का एग्जाम होगा फाइनल वो 3 घंटे में हो जाएगा। कितने घंटे में? 3 बहुत शॉर्ट टाइम में। तो ऐसे ही जो तैयारी होती है वो लंबे समय तक होती है। इंटरफेज में 95% टाइम लगता है सेल साइकिल का और एम फेज में सिर्फ 5 टाइम, एक्चुअल सेल डिवीजन फाइनल। तो ये है यहाँ पर जनरल प्रोसेस
ऑफ सेल साइकिल। आइए अब बात करते हैं इंटरफेज स्टेज को डिटेल में समझने की। अब देखिएगा, हम इसको डिटेल में समझने की बात करते हैं। कैसे इसको हम समझाएंगे ये देखिएगा। देखिए, अगर साइकिल की बात आ रही है, सेल साइकिल ही बना देते हैं। जैसा कि आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, देखिएगा, ये शॉर्ट टाइम एम फेज, ये 5% टाइम एम फेज होता है, और यहाँ से देखिएगा ये लॉन्गर टाइम ये इंटरफेज स्टेज होता है। इंटरफेज स्टेज, जब हम इंटरफेज स्टेज को देखते हैं तो ये 95% टाइम लेती है जनरली। अगर हम इसको देखें तो इंटरफेज स्टेज फिर से 3 सब फेजेस में डिवाइडेड है। कितनी फेजेस में? 3 सब फेजेस में डिवाइडेड है, G1, S और G2 फेज। यहाँ अगर आप NCERT का डायग्राम देखेंगे, मैं आपको एक्चुअल डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, सेल साइकिल को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस डायग्राम से। पुरानी बुक के डायग्राम में इसमें डिफरेंस है। देखिएगा, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, जो NCERT नई NCERT में डायग्राम है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा G1 फेज लॉन्गेस्ट है। जहाँ सबसे बड़ी साइकिल सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है इंटरफेज का, जो येलो कलर का है, वो है G1 फेज। उसके बाद S और फिर G2 फेज। तो इस डायग्राम से आपको क्या लग रहा है? इस डायग्राम से आपको लग रहा है कि G2 फेज स्मॉलेस्ट है, G1 फेज लार्जेस्ट है। क्या दिखाई दे रहा है? लार्जेस्ट, और ये स्मॉलेस्ट। तो क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। स्मॉलेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल G1, S, G2 all are equal, all phases are equal। इसका मीन तो आंसर क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट फेज क्या आएगी इसकी? G2 फेज आएगी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट फेज कौन सी है? इसको रिमूव कर देते हैं, देखिएगा यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, सबसे बड़ी फेज कौन सी दिखाई दे रही है? फिर वही सेम ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, कंफ्यूजन सा हो जाता है बच्चों को। G1, S और G2 और ऑल आर इक्वल, सभी फेज इक्वल टाइम लेती हैं। तो क्या आंसर जाएगा अब आपके लिए? जाएगा, देखिएगा, अगर डायग्राम देखें NCERT का, तो G1 का एरिया सबसे ज्यादा है, तो आंसर क्या जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहले बड़े आसान से 2 क्वेश्चन आपको कराए कि इंटरफेज स्टेज में 3 सब फेज होती हैं, G1, S और G2 फेज। G1, S और G2 फेज कौन सी स्मॉलेस्ट है, कौन सी लार्जेस्ट है? अगर आप पुरानी NCERT को देखोगे, देखो ये रहा पुरानी NCERT का डायग्राम। पुरानी NCERT जिन बच्चों पे है वो चौकस हो जाएं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पुरानी NCERT में S फेज लार्जेस्ट है। इसलिए जो टीचर आपको S फेज लार्जेस्ट बता रहे हैं वो ठीक कर लें, अब आंसर चेंज हो चुका है, समझे? तो लार्जेस्ट फेज अब क्या हो जाएगी? G1। देखो ध्यान से, पुरानी वाली NCERT का डायग्राम है ये, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम देखेंगे तो लार्जेस्ट फेज कौन सी है? S फेज है, समझे? तो पुरानी NCERT से जो पढ़ेंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बड़ी लेटेस्ट बात बता दी है। तो पुराने क्वेश्चंस या पुराने टीचर को इस तरीके से पढ़ाते हैं तो वो पुराना आंसर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए, स्मॉलेस्ट फेज और लार्जेस्ट फेज, क्योंकि आंसर NCERT के अकॉर्डिंग ही देना होता है, ये बात ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन आता है, चलिएगा, ये क्वेश्चन आपको लर्न हुए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये इंटरफेज G1, S और G2 फेज। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें प्रिपरेशन होती है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है। पहले क्या तैयारी होती है? देखिएगा, ये सेल है, यंग सेल है, इसमें तैयारी होगी, स्पेशली इसमें सेल ऑर्गेनेलिज, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, DNA कंटेंट, RNA कंटेंट, सब
सिंथेसाइज होंगे तभी तो सेल डिवाइड होगी। तो जब ये सेल डिवाइड होगी 2 सेल्स में, तो इसमें कंटेंट तो डबल हो जाएंगे। क्रोमोसोम है मान लीजिए 2n, तो 2n यहाँ 2n यहाँ पर, तो नेचुरली क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि जब तक क्रोमोसोम नहीं बनेंगे, देखिए डीएनए कंटेंट नहीं होगा, तो कैसे ये इसमें बराबर बराबर जाएगा, क्योंकि इक्वल डिवीजन पहुंचना है। तो यहाँ पर सारी तैयारी होगी। तो G1 में क्या तैयारी होती है, S में क्या तैयारी होती है, G2 में क्या होती है, ये आपको देखना है। अगर हम कहें G1 फेज की बात करें, इंटरफेस की G1 की बात करें, तो याद रखना सबसे पहली बात प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, जितनी भी प्रोटीन है वो सब सिंथेसाइज होना शुरू कर देती हैं, एक्सेप्ट हिस्टोन। हिस्टोन सिंथेसिस नहीं होती इस टाइम पे, बाकी लगभग सब प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। और आपको मालूम है ना, आपको मालूम है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन किस पर बनती है, डीएनए पर एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए पर फिर प्रोटीन। ये सेंट्रल डोग्मा जेनेटिक्स में आपने स्टडी किया होगा। तो नेचुरल जब डीएनए पर जब प्रोटीन बनेगी तो आरएनए बनेगा, इसका मतलब आरएनए सिंथेसिस भी होगा, आरएनए सिंथेसिस भी होगा। बात समझ आई या नहीं, आरएनए सिंथेसिस भी होगा। और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, राइबोसोम चाहिए। तो नेचुरली है कि राइबोसोम भी होंगे, राइबोसोम सिंथेसिस भी होगी। तो क्वेश्चन आता है राइबोसोम सिंथेसिस कब होती है, बताओ राइबोसोम सिंथेसिस कब होती है, G1 में, F में या G2 फेज में, बताओ जल्दी से किस फेज में होगी। तो आपको साफ पता है कि G1 फेज में होगी। अब आता है फिर S फेज, कौन सी फेज, S का मतलब ही सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक तो सभी में ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम देखें प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ भी होती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ भी हो रही है, पर्टिकुलरली हिस्टोन्स प्रोटीन सिंथेसिस होती है। हिस्टोन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, बेसिक प्रोटीन होती है, सभी को मालूम है बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार दे दो इसे, 3 स्टार दे दो कि हिस्टोन प्रोटीन किस स्टेज में बनती हैं, एस फेज में बनती हैं। पहले भी आंसर कि कभी G1 में, कभी एस में, कभी भटकता रहा इसका आंसर, अब इसका आंसर फिक्स हो चुका है अब आने वाले टाइम के लिए कि हिस्टोन का सिंथेसिस किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। किसमें होता है, एस फेज में। इसके अलावा देखिए जरा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर जब सेल डिवाइड होती है, तो वहाँ तक तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, जब यहाँ पर बेटा सेल डिवाइड होगी, 2 सेल्स में डिवाइड होगी, तो डीएनए कंटेंट भी बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर सेल की बात करें, इसमें G1 फेज की बात करें, तो G1 फेज में जरा थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, G1 फेज में क्या हो रहा है, देखिएगा ये क्रोमेटिन मटेरियल है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, अनडीकंडेंस्ड कंडीशन में होते हैं। ये तो एक नेटवर्क होता है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। वास्तव में क्रोमोसोम्स होते हैं जो नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। इन एक क्रोमेटिन धागे को बाहर निकालेंगे तो देखिएगा इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। मैं आपको डीएनए ऐसे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, समझे नहीं। अब चूंकि डीएनए यहाँ पर एक 1 क्रोमोसोम में 1 डीएनए है, 1 क्रोमोसोम में 1 डीएनए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, 2n कंडीशन है तो पेयर में होंगे, तो ये एक क्रोमोसोम है, ये 1 क्रोमोसोम, ये 2nd क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अगर देखें क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n है, लेकिन डीएनए कंटेंट कितना है, डीएनए कंटेंट 1A CA यानी कि 2C। ये किसमें, G1 फेज की बात बता रहे हैं। अब जैसे ही फिर सेल एस में आएगी तो डीएनए डुप्लीकेशन होगा। इस क्रोमोसोम में जो डीएनए है, इन क्रोमोसोम पेयर में देखिएगा, ये क्रोमोसोम इसमें डीएनए, ये अपनी कॉपी अपने आप बनाना शुरू करेगा। इसमें एक डीएनए, इसकी सेम कॉपी बन जाएगी। ऐसे ही इस डीएनए की कॉपी यहाँ पर बन जाएगी। एक ही क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पहले एक ही क्रोमोसोम के अंदर केवल 1 डीएनए मॉलिक्यूल था, अब एक क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि अगर आप देखें अब जो कंडीशन बनी, अब वो बन गई है कि अब डीएनए कंटेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो उतने ही रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 2n ही रहे, 2n है, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। तो डीएनए कंटेंट कितना, तो एस फेज में क्या होगा, एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। डीएनए का डुप्लीकेशन को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो ऑल इंडिया पीएमटी, एम्स में और पहले जितने भी एग्जाम होते थे, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है
ऑल ओवर इंडिया, जिसमें क्वेश्चन 10-10 बार नहीं आया हो पीछे कम से कम। तो क्वेश्चन ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है? एस फेज में होता है। यानी कि अब आप कह सकते हो कि जीवन फेज में अगर मैं डीएनए कंटेंट की बात करूं 2C की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? 4C हो जाता है। तो एस फेज में, तो इस पॉइंट को नोट करके लिखना, हमेशा क्वेश्चन आया हुआ देख लेना, 3-4 साल के क्वेश्चन देखना, 13, 14, 12 से अब तक के, तो आपको पता लग जाएगा घूम फिर करके ये क्वेश्चन ही आता है। क्या देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोमोसोम नंबर कितना है? क्रोमोसोम नंबर 2n और डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4C। अगर यहाँ पर जीवन फेज में हम कह रहे हैं, जीवन फेज में क्रोमोसोम 2n है और डीएनए कितना है? 2C, मान रहे हैं इसको 2C। सबसे सेल अगर डिप्लॉइड सेल है तो जीवन फेज में यहाँ पर क्रोमोसोम 2n है, डीएनए 2C है। यानी क्रोमोसोम नंबर एस फेज में आकर के क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेंगे, 2n ही रहेंगे, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर डीएनए यहाँ पर कितना है? 2C, यहाँ पर डीएनए कितना हो गया? 4C। और क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर कितने हो गए? 2n, लेकिन क्रोमोसोम नंबर यहाँ भी क्या होंगे? क्रोमोसोम नंबर यहाँ भी क्या होंगे? 2n। बात समझ में आई या नहीं? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, डीएनए रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है? तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी देखिए बेटा, ध्यान से आ जाइए जरा, यहाँ पर ये इस डायग्राम को आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखो यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 डीएनए मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का, समझ गए या नहीं? एक डीएनए के अंदर, तो यहाँ पर एक डीएनए की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम तो एक ही है, ऐसे तो समझ लो इसको आप, क्रोमोसोम तो एक ही है। इस क्रोमोसोम में आप ऐसे कह सकते हो कि 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं डीएनए को ऐसे बना करके दिखा देता हूँ जिससे आपको लगे कि डीएनए है वास्तव में, है ना? तो यहाँ पर देखिए, तो एक क्रोमोसोम में पहले एस फेज में, सॉरी जीवन फेज में एक क्रोमोसोम में 1 डीएनए मॉलिक्यूल था, 1 डीएनए का मतलब 1 क्रोमेटिड, और एस फेज में आकर के एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, जिन्हें हम 2 क्रोमेटिड कहेंगे। तो यहाँ पर 2 क्रोमेटिड हो गए, और जो 2 क्रोमेटिड होते हैं, आपने क्रोमोसोम की स्टडी पढ़ी होगी, तो डीएनए जहाँ पर एक पॉइंट पर आकर के दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। आपको समझ में आ गया? बोथ द क्रोमेटिड कहाँ पर आते हैं? सेंट्रोमियर। आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा सेंट्रोमियर, यहाँ पर दिखाई देगा, सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। तो याद रखना, ये जो सेंट्रोमियर बना कब बना बताओ? एस फेज में, क्योंकि पहले तो एक ही क्रोमेटिड था क्रोमोसोम में, इसलिए सेंट्रोमियर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सेंट्रोमियर का काम क्या है? 2 क्रोमेटिड्स को कनेक्ट करना, जोड़ना बीच में, वो यहाँ पर जोड़ेगा, यहाँ इसकी जरूरत है। तो क्वेश्चन आता है, सेंट्रोमियर सिंथेसिस कहाँ होती है? सेंट्रोमियर की सिंथेसिस कहाँ होती है? सेंट्रोमियर कहाँ बनता है? सेंट्रोमियर कहाँ बनता है बताओ? सेंट्रोमियर कहाँ बनता है? दूसरी बात, आपने एक और स्टडी की होगी, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, डीएनए के अंदर जहाँ पर ये सेंट्रोमियर बनता है, ये क्रोमोसोम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है इस तरीके से, और इसके दोनों तरफ काइनेटोकोर बनते हैं। क्या बनते हैं? काइनेटोकोर। तो क्वेश्चन ये है कि काइनेटोकोर भी कहाँ बनते हैं? तो काइनेटोकोर भी एस फेज में ही बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ काइनेटोकोर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ काइनेटोकोर। दूसरी बात, चूंकि जब सेल डिवीजन होता है स्पिंडल फाइबर बनते हैं, एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से बनते हैं, तो सेंट्रियोल की नंबर एक ही है, G1 में सेंट्रियोल एक ही है, G1 में जो होता है एक ही सेंट्रियोल होता है, लेकिन एस फेज में आकर के ये सेंट्रियोल भी डिवाइड होकर के 2 सेंट्रियोल बन जाते हैं, यानी कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस स्टेज में होता है? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस स्टेज में होता है दिखाई दे रहा है आपको, बताओ जरा।
सेंट्रल डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, ओके नीचे तक पहुँच गए। तो यहाँ पर सेंट्रल डुप्लीकेशन होता है। तो क्वेश्चन आता है एस फेज में क्या क्या होता है, एस फेज में क्या दिखाई दे रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, हिस्टोन सिंथेसिस हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर तो उतना ही रहता है, डीएनए कंटेंट फोर्स ही हो जाता है, इसके अलावा सेंट्रोमियर फॉर्मेशन हो जाती है और फॉर्मेशन ऑफ काइनेटोकोर्स और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझे। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब बात आती है G2 फेज, किसकी बात आती है, G2 फेज। अगर G2 फेज की बात देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, देखिएगा आपको समझ में आ गया होगा। G2 फेज, अगर G2 फेज की बात करें, G2 फेज की बात करें तो G2 फेज में देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि जब सेल साइकिल होगी तो नेचुरली मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव किस फेज में होगी, मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल यहाँ पर होगी। प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होगी, प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होगी, कंटिन्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू, बात समझ में आ रही है नहीं, जल्दी से बताओ बच्चों। अब क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, रेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सब डबल हो जाएंगे और यहाँ इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी जैसे सेल डिवाइड होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस नहीं होता नया, बल्कि वही डिवाइड होगा, जैसे सेल होती है वैसे ही, तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन होगा। इसके अलावा स्पिंडल बनाने के लिए आपको पता है सेल डिवीजन स्पिंडल बनेगा, स्पिंडल किसका होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन इसी स्टेज में बनती है, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना, इस तरीके का लेवल बढ़ने वाला है। तो मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल इज किसमें होगा बेटा, G1 में, S में या G2 में, आंसर क्या जाएगा G2 में। और प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू है, और जब प्रोटीन होगी तो ग्रोथ होगी, पता है ना, बॉडी बिल्डर्स क्या होते हैं, प्रोटीन होती है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो ग्रोथ होगी। इसका मतलब देखिए, प्रोटीन यहाँ भी सिंथेसिस हो रही थी, प्रोटीन यहाँ भी सिंथेसिस हो रही थी, प्रोटीन यहाँ भी, यानी कि सेल की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। तो लार्जेस्ट साइज किस स्टेज में होगा, सेल का लार्जेस्ट साइज किस स्टेज में होगा, G2 में, समझे नहीं, ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन आपके लिए बनता है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है, लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल इज सीन इन, लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल इज सीन इन, साइज सेल का लार्जेस्ट साइज किस स्टेज में दिखाई देगा, G1, S, G2 remain same in all stages, इन सभी स्टेज में एक साइज एक समान होता है। अब क्या आंसर होगा, सबसे ज्यादा साइज होगा G2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल इज। तो यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन किया है G1, S और G2 फेज सेल साइकिल की, इंटरफेज स्टेज की। अब क्वेश्चन ये आता है सेल डिवीजन के लिए, ये तो जनरल बात आ गई है, जब यंग सेल बनती है वो डिवाइड होगी तो G1 फेज में आएगी, G1 से फिर S में, फिर G2 फेज में आती है। चलिए अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हो गए ऑर्डिनरी लेवल के जो आती है इस तरीके के। कुछ ऐसे क्वेश्चन अब आने लगे हैं जिससे कि जो NCERT में नहीं है, बल्कि अच्छे क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चले जाते हैं, बड़ी बात नहीं है, सेकंड लेवल के क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, देखिए क्या कि
सेल डिवीजन जब होता, देखिएगा यहाँ पर ऐसे समझ में आएगा आपको, ये सेल है, ये सेल यंग सेल है, यंग सेल है, यंग सेल, सेल डिवाइड यंग सेल है। यंग सेल जब भी होगी बेटा G1 फेज में, यंग सेल किस में होगी? G1 फेज में होगी। जैसे सेल डिवाइड होगी, नई सेल बनेगी, वो किस स्टेज में होगी? हमेशा G1। अब इस सेल के पास दो रास्ते हैं कि वो फिर से डिवाइड हो, या दूसरा रास्ता है डिवाइड नहीं। बस समझ में? अगर मान लो वो ये डिसीजन लेके डिवाइड नहीं होना है, ये प्लांट सेल में सेल डिवाइड नहीं होना है, सेल डिवाइड नहीं होना है, तो वो या तो G1 फेज में रहे, इंटरफेज के G1 फेज में रहे, या अगर यहीं पर अरेस्ट हो जाए, आगे कोई चेंज ही नहीं आए हो, या फिर वो G0 फेज में चली जाए, G0 फेज से फिर वो सेल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सेल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मैं ठीक से लिख देता हूँ, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि यहां पर इसका मतलब होगा सेल साइकिल स्टॉप, आगे नहीं जाएगी, सेल साइकिल स्टॉप यहीं, या फिर इसी फेज में रहे। समझे? जैसे कि अगर हम कहें हमारी नर्व सेल्स होती है ह्यूमन के अंदर, वो हमेशा G1 फेज में रहती है। नर्व सेल किस फेज में रहती है? नर्व सेल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नर्व सेल इन ह्यूमन, आपको मालूम है नर्व सेल अनडिवाइडेबल होती हैं, जितने हमारे बर्थ के टाइम तक होती हैं, उसके बाद कोई नई सेल नहीं बनती, क्योंकि नर्व सेल डिवाइड नहीं होती हैं, इसलिए आफ्टर बर्थ नो न्यू नर्व सेल इज डेवलप। तो जो नर्व सेल बन गई उनका साइज ही बढ़ता रहता है, वो डिवाइड नहीं होती हैं। समझे या नहीं? तो साइज इंक्रीज होता रहता है, लेकिन वो डिवाइड नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन आता है नर्व सेल किस स्टेज में होती हैं? तो याद रखना, नर्व सेल इन ह्यूमन फाउंड इन, तो आंसर होगा बेटे G1 फेज। किसमें होती है? ये G1 फेज में रहती है, G0 में नहीं जाती है। समझे या नहीं? अब यहां पर देखिएगा, ऐसे हमारे हार्ट सेल्स हैं, हार्ट सेल कुछ जो डिवाइड नहीं होती हैं, उनकी साइज बढ़ता रहता है, वो भी अरेस्टेड फॉर्म में होती है। तो एक तो रास्ता ये है कि वो G1 में रहे, या वो G0 में चली जाए। जैसे प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल डिवाइड होगी, तो अगर वो डिवाइड नहीं होगी तो G0 में चली जाएगी, और G0 में जाने के बाद वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाती है। जैसे कि पैरेन्काइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल, स्क्लेरेन्काइमा सेल, इनमें जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, फिर ये डिवाइड जो पैरेन्काइमा। अब जब एक बार प्लांट में देखा जाता है, जब ये डिफरेंशिएशन में चली गई सेल, तो वो कभी कभी फिर से वापस डिफरेंशिएशन में आ जाती है, और ये जब जरूरत होगी ये फिर इसी स्टेज में आ जाएगी। यानी कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी है, या तो डिफरेंशिएट हो जाएगी पर्टिकुलर, या G0 से वापस आ जाएगी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। समझे या नहीं? तो यहाँ पर ये रिवर्सिबल भी है। अब दूसरा है कि सेल डिवाइड होगी, सेल डिवाइड होगी तो किसमें एंट्री करेगी? S। तो इस सेल के बाद, यंग सेल के बाद तीन रास्ते हैं, या तो G1 में रहे, या G0 में चली जाए, या वो सेल साइकिल में एंट्री करती है। समझे? तो ये G0 फेज क्या है, जिसमें सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है, या सेल अंडरगोज टू रेस्ट फेज। क्या है ये? रेस्ट फेज। ठीक है। अब आता है S फेज, G1 से S फेज में। अगर G1 फेज है, G1 अगर सेल को डिवाइड होना है, G1 से S में आएगी। क्यों आएगी? किन कंडीशंस में आएगी? तो किन कंडीशंस में आएगी, ये डिपेंड करता है यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स पर, कुछ स्पेशल हार्मोन्स पर भी। समझे? जो उसकी बात करें तो यहाँ पर G1 साइक्लिन प्रोटीन होती है। G1 साइक्लिन प्रोटीन क्या काम करती है? ये CDKase एंजाइम होते हैं, इनको एक्टिव कर देती है। G1 साइक्लिन प्रोटीन CDKase को एक्टिव कर देती है। जैसे ही CDKase एंजाइम, ये एंजाइम होते हैं, याद रखना, CDKase एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं,
CD के एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे तब ये G1 फेज एस में चली जाएगी, यानी कि सेल साइकिल एक्टिवेट हो जाएगी। समझे? तो यहाँ पर इसे कहते हैं फर्स्ट चेक पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, बल्कि ये तो इंपॉर्टेंट है, साइक्लिंग में तो क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट चेक पॉइंट किसके बीच में होता है? क्वेश्चन है आपके लिए फर्स्ट चेक पॉइंट, सॉरी फर्स्ट चेक पॉइंट फाउंड बिटवीन, तो आंसर ही लिख देते हैं G1 एंड S के बीच, बिटवीन G1 एंड S के बीच। ठीक से आंसर लिखते हैं बिटवीन G1 एंड S। क्वेश्चन आता है फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ होता है? बिटवीन G1 एंड S के बीच में होता है। बात समझ में आई या नहीं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइक्लिन और CD के एंजाइम। दूसरी बात, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के, इस प्रश्न को लेकर के आगे चलते हैं बेटा। देखिएगा अब ये S फेज सीधे S के कंप्लीट होने के बाद, DNA एप्लीकेशन के बाद, हिस्टोन सिंथेसिस होने के बाद, सेंट्रल डुप्लीकेशन होने के बाद अब ये एंट्री कर जाएगी G2 फेज में। G2 फेज में कोई इवेंट्स होंगे बेटा, सेल ऑर्गेनेल सिंथेसाइज होंगे, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये प्रिपरेशन हो गई, इंटरफेज स्टेज आ गई। अब ये इंटरफेज स्टेज कंप्लीट हो गई। G2 फेज में द सेल इज कंप्लीटली या फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर एक्चुअल सेल डिवीजन। तो एक्चुअल सेल डिवीजन में सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एम फेज। लेकिन याद रखना G2 से एम फेज में आने के लिए यहाँ पर फिर से साइक्लिन प्रोटीन यूज होती है, लेकिन इसे एम साइक्लिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एम साइक्लिन कहा जाता है। और यहाँ पर भी CD केज एंजाइम होता है, दिस इज कॉल्ड सेकंड चेक पॉइंट। तो सेकंड चेक पॉइंट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि सेकंड चेक पॉइंट कहाँ होता है? सेकंड चेक पॉइंट कहाँ होता है बताओ? बिटवीन G2 एंड M के बीच में। आपको मेरे समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से यहाँ पर ये इंटरफेज और इंटरफेज से सेल M फेज में एंट्री करती है। चलिएगा अब एक और बात आती है कि यहाँ से जब डिसीजन होता है, और भी कुछ चीजें होती हैं सेल डिवीजन के लिए जो G1 से S फेज में स्टिमुलेशन देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, अगर आप देखें इसको तो G1 से S फेज में सेल साइकिल के लिए किस बात पर डिपेंड करेगा? तो हम कह सकते हैं सेल डिवीजन डिपेंड्स अपॉन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिपेंड्स अपॉन, सेल डिवीजन डिपेंड्स अपॉन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, एक तो क्या, कर्ण प्लाज्मा रेशो। कर्ण प्लाज्मा रेशो क्या होता है? देखो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये कर्ण प्लाज्मा रेशो। जब ये हाई हो जाएगा तो सेल डिवीजन हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस, एक तरीके से मैं ये कहूँ कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा, एक रेशो से ऊपर इंक्रीज हो जाएगा तो सेल डिवाइड हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज नहीं हुआ, एक रेशो से ऊपर नहीं जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड कर्ण प्लाज्मा रेशो, या जनरली हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो भी क्या देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो भी कहते हैं। दूसरा है इसमें क्या देखिएगा, अगर सेल यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेल वॉल्यूम कितना और सेल सरफेस एरिया कितना है, सरफेस वॉल्यूम रेशो और सेल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सरफेस वॉल्यूम रेशो और सेल, जब सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम हो जाता है, यानी कि लो हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा, लो, तो ये कंडीशन डिपेंड करेगी, आंसर होगा बोथ, दोनों कंडीशन। इन 2 कंडीशंस में जब ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है सेल में, तो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाती है और सेल विल अंडरगो टू सेल साइकिल, दैट इज G1 स्टेज एंटर इनटू S फेज। अगर ये कंडीशंस डेवलप नहीं होती हैं सेल के अंदर,
तो सेल कभी भी G1 से S में एंट्री नहीं करेगी। कुछ समझ में बात आई या नहीं? तो बात समझिएगा दोबारा से कि सेल डिवीजन कब होगा, जब कर्व प्राइमर रेशो हाई होगा और सेल सरफेस वॉल्यूम रेशो लो होगा। इन कंडीशन में सेल डिवीजन के लिए चली जाएगी, यानी सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, यानी कि सेल G1 से S में एंट्री करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरफेस के लिए। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, डीएनए कंटेंट का ध्यान रखना। तो डीएनए कंटेंट कैसा होगा ये मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ये रह गया था। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सब। दोबारा से देखिए बेटे, यहाँ पर देखिए हमने एक बात कही थी G1, S और G2 फेज। G1 फेज में क्रोमोसोम कितने हैं बेटा? क्रोमोसोम नंबर 2n है और डीएनए कंटेंट कितना है? हमने मान लिया 2C पिकोग्राम। डीएनए को किसमें मेजर करते हैं? पिकोग्राम में। तो पिकोग्राम। तो S फेज में आकर के याद रखना क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेंगे, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा 4C। G2 में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि S से G2 में चले गए तो क्रोमोसोम नंबर G2 में भी क्या रहेगा? 2n और डीएनए कंटेंट 4C। अब ये कंडीशन कहाँ चली जाएगी? अगर मैं कहूँ G1, S और G2, तो G2 में क्या रहा? देखो क्रोमोसोम कितने हैं? 2n और डीएनए कितना है? 4C। तो ये M में चली जाएगी या नहीं? M स्टेज में। तो M फेज में ये कंडीशन जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा कि, बल्कि आया हुआ है पिछले 1-2 साल में, देखना नीट का ही क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ कि अगर G1 फेज में डीएनए कंटेंट 12 पिकोग्राम है, G1 फेज में डीएनए कंटेंट कितना है? 12 पिकोग्राम है। व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट इन S फेज, G2 फेज एंड M फेज? तो S फेज में कितना आ जाएगा? 24 पिकोग्राम। G2 फेज में उतना ही रहेगा 24 पिकोग्राम। M फेज में भी कितना रहेगा? 24 पिकोग्राम। बात समझ में आई या नहीं? किसी भी लेवल पे क्वेश्चन मालूम कर ले, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। मैं समझता हूँ इंटरफेस आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वेट कीजिए, मैं आई विल डिस्कस अबाउट M फेज। M फेज 2 टाइप्स की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। उसको मैं हम वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। याद रखना, मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर भी करने की कोशिश करिएगा सर, और लाइक भी जरूर करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, वेट फॉर इट। थैंक यू वेरी मच।